नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर इंडियंस। तो टीटी के प्रवेश पत्र आ चुके हैं। कंफर्म है कि 23 जनवरी को एग्जाम होना है। अभी हमारे पास 6 से 7 दिन है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम बाल विकास के संबंध में एक सीरीज चला रहे हैं जिसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग व्यक्तित्व को कवर करेंगे, कंप्लीट चैप्टर। व्यक्तित्व से 8 से 10 प्रश्न आसानी से बन जाते हैं टीटी में। व्यक्तित्व के अंदर काफी सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, जैसे व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषाएं, फिर व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सभी सिद्धांत और व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व का अर्थ। तो व्यक्तित्व इंग्लिश के शब्द पर्सनैलिटी से बना है और पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से आया हुआ है। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। और अगर हम व्यक्तित्व का हिंदी में संधि विच्छेद करें तो व्यक्तित्व बराबर व्यक्ति प्लस तत्व, यानी कि व्यक्तियों के अंदर और बाहर के सभी तत्व या गुणों का समावेश ही व्यक्तित्व है। सामान्य रूप से व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति का बाहरी स्वरूप, परंतु सही मायनों में व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी व आंतरिक गुणों का संयोजन है। टीटी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उसमें पहली चीज है व्यक्तित्व की परिभाषा, और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है आल्पोर्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्वमान्य परिभाषा है व्यक्तित्व की। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गयात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के अंदर 3 तत्व या 3 चीजें समाहित रहती हैं। जैसे व्यक्तित्व की प्रकृति जो होती है वो संगठनात्मक और गयात्मक होती है। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। दूसरी परिभाषा गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है। तीसरी परिभाषा वुडवर्थ की है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। चौथी मन की, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। इन सभी की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा आल्पोर्ट की। आल्पोर्ट व्यक्तित्व से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इनकी व्यक्तित्व की परिभाषाओं में गयात्मक स्वरूप, संगठनात्मक प्रकृति, ये सब शब्द आए हुए हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के प्रकार पूछे जाते हैं टीटी के लिए। तो व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से बताए हैं। तो हम लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार शरीर रचना के आधार पर, व्यक्तित्व के प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर,
मूल्य के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर विभाजित किया गया है। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर जिन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो हैं क्रेस्मर। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। इसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर युंग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंजर, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यक्तित्व, और एक है कलात्मक व्यक्तित्व। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व 3 तरह के हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमें मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर होती हैं और ये हार्मोन्स निकालने का काम करती हैं, तो उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व को बांट दिया गया है। तो इनमें से सभी मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व के प्रकार याद रखने हैं, जैसे इसको युंग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्प्रेंजर, भारतीय दृष्टिकोण। इसके अलावा 2 और टाइप हैं। थार्नडाइक ने भी व्यक्तित्व का डिवीजन किया हुआ है, किसके आधार पर? चिंतन एवं कल्पना के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पिछले सालों में। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के हैं, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। इसके बाद एक और वर्गीकरण है न्यूमैन और स्टर्न का, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, तर्क करने की क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो यहां पर व्यक्तित्व के सभी प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख है। ये सिद्धांत के नाम दिए हुए हैं और ये उन सिद्धांतों से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के। तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसे दिया था सिगमंड फ्रायड ने। दूसरा शरीर रचना सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनाटॉमी, शेल्डन ने दिया था और क्रेचमर ने दिया था। शरीर रचना सिद्धांत 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, एक शेल्डन और एक क्रेचमर। दोनों के हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा विशेषक या सील गुण सिद्धांत, आलपोर्ट, आइचेंक और कैटल, ये तीनों नाम इससे संबंधित हैं। प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा गया है, आलपोर्ट, आइचेंक और कैटल। चौथा है मांग सिद्धांत या नीड थ्योरी या आवश्यकता सिद्धांत। मैस्लो और मुर्रे, ये दोनों व्यक्ति मांग सिद्धांत से संबंधित हैं। इन दोनों ने अपने अपने मांग सिद्धांत बताए हुए हैं। अब इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एज वी कैन से दैट इट इज गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के 2 पक्ष होते हैं, अकारात्मक या आकारात्मक पक्ष, व्यक्तित्व का आकार जो बनाता है। गयात्मक पक्ष, व्यक्तित्व के अंदर के गुण कह सकते हैं। तो आकारात्मक पक्ष में 3 चीजें हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, चेतन, कॉन्शियस, अवचेतन, सब कॉन्शियस, अचेतन, अनकॉन्शियस। गयात्मक पक्ष में इदम, अहम और पराहम। इदम, अहम और पराहम, ये तीनों शब्द यूपीटीटी के लिए बेहद ही जरूरी है, बहुत बार पूछे गए हैं। इनका मतलब क्या होता है और ये किससे संबंधित है, बस इतना ही पूछा जाता है। तो इदम, अहम और पराहम मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है, जो सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ। ये क्या होते हैं आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आकारात्मक पक्ष क्या है? तो फ्रायड के अनुसार हमारा व्यक्तित्व
पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान के समान है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर के भाग को चेतन, जबकि अंदर वाला भाग अचेतन कहलाता है। तो बाहर वाला भाग चेतन और अंदर वाला भाग अचेतन है। मनुष्य के व्यक्तित्व में चेतन अचेतन तत्व की प्रधानता रहती है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अचेतन तत्व की प्रधानता रहती है, ये फ्राइड ने कहा है। अर्धचेतन क्या करता है? अर्धचेतन चेतन और अचेतन के मध्य सामंजस्य बनाता है। व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक पक्ष, उसमें 3 चीजें हैं: इदम, अहम, परा अहम। इदम व्यक्ति की जन्मजात इच्छाएं, प्रवृत्तियां, वासनाएं। अहम वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल। परा अहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अब इन तीनों के व्यक्तित्व में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस सेंटेंस में नीचे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इदम क्या करता है? इदम व्यक्ति की दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति के लिए प्रयास हेतु उकसाता है, जबकि परा अहम सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है, एवं अहम इन दोनों के मध्य वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का कार्य करता है। तो इदम उकसाता है इच्छा पूर्ति करने के लिए, परा अहम ये बताता है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है जो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हो, और अहम इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाता है, जिससे इच्छा पूर्ति भी हो जाए और सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन भी ना हो। इसके बाद ये पॉइंट है, इदम अहम व परा अहम के समायोजन में चिंता की अहम भूमिका होती है। तो फ्राइड ने अपने सिद्धांत में चिंता का भी उल्लेख किया है। चिंता 3 प्रकार की होती है: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता मतलब बाहरी खतरे जैसे आंधी तूफान आदि की चिंता, जो वास्तविक में चिंता करने योग्य भी है। तंत्रिकागत चिंता इदम की इच्छाओं पर अहम द्वारा नियंत्रण न रख पाने की चिंता, जैसे यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की चिंता। मोरल चिंता या नैतिक चिंता व्यक्ति का भय कि व्यक्ति आदर्शों व नैतिक नियमों के पालन में चूक होने से पर उसे शर्मसार होना पड़ सकता है। यानी व्यक्ति को ये चिंता रहती है कि यदि हमने कोई सामाजिक मूल्यों का अगर हमने कोई उल्लंघन किया तो इससे हमें शर्मसार होना पड़ सकता है। तो ये जो चिंता है इसको नैतिक चिंता कहते हैं। यानी व्यक्ति नैतिक मूल्यों को दबाववश मानता या स्वीकार ही करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ एक चीज इसमें और है, व्यक्तित्व के विकास में फ्राइड ने लैंगिक ऊर्जा, ध्यान रखना लैंगिक ऊर्जा यानी लिबिडो का भी उल्लेख इन्होंने किया हुआ है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग माध्यमों से लैंगिक सुख प्राप्त करता है। इस आधार पर 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं होती हैं। तो ये 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं के नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले मुखावस्था, दूसरी बुधावस्था, तीसरी शेषनावस्था, चौथी अव्यक्तावस्था, 5वीं जननेन्द्रिय अवस्था। बस ये 5 अवस्थाओं के नाम ध्यान रखें और इनके आयु वर्ष, जन्म से लेके 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 2 से 5 या 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13वें वर्ष से मृत्यु तक इस अवस्था में बालक रहता है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। मातृ मनोग्रंथि, इंग्लिश में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और पितृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये शेषनावस्था के अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं हैं। मातृ मनोग्रंथि का मतलब है बालक का माता से अधिक लगाव, यानी लड़के का माता से अधिक लगाव किस उम्र में ऐसा होता है? 2 से 5 या 6 वर्ष के बीच में, ये से संबंधित है। और पितृ मनोग्रंथि मतलब बालिका का पिता से अधिक लगाव, विपरीत लिंगी लगाव कह सकते हैं इसको। मातृ मनोग्रंथि बालक का माता से, पितृ मनोग्रंथि बालिका का पिता से।
इंग्लिश के नाम भी ध्यान रखने जरूरी है। आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है शरीर रचना सिद्धांत। शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दो लोगों ने किया है, एक शेल्डन ने और दूसरा क्रैचमर ने। तो शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, गोलाकृति, आयताकृति और तीसरा है लंबाकृति। सबसे पहले गोलाकृति। गोलाकृति वाले व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन, परंपरावादी, सहनशील, सामाजिक तथा हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। आयताकृति वाले व्यक्ति रोमांच प्रिय, जोशीले, प्रभुत्ववादी, उद्देश्य केंद्रित तथा क्रोधित प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरे लंबाकृति, ये व्यक्ति प्रायः गुमसुम, एकांत प्रिय, अल्प निद्रा वाले, एकाकी, जल्दी थक जाने वाले तथा निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। फिर क्रैचमर के वर्गीकरण है। क्रैचमर ने पहला वर्गीकरण गोलकाय या स्थूलकाय के रूप में किया है। इनका इंग्लिश नाम पिकनिक, ये भी ध्यान रखना है। तो बस नाम बदले हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज बताई गई है वो शेल्डन की तरह ही है, इसलिए यहां लिखी नहीं गई है। दूसरा सुडौलकाय या पुष्टकाय, एथलेटिक। तीसरा लंबकाय या क्रशकाय, एस्थेटिक या एस्थेनिक। तो यहां पर नोट में लिख दिया है, क्रैचमर के व्यक्तित्व के तीनों प्रकार सैंडल से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सील गुण सिद्धांत। सील गुण, इसको इंग्लिश में थ्रेट कहते हैं। तो सील गुण का मतलब क्या है? व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सील गुणों से मिलकर बनी है। सील गुण क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाले गुण, जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, सत्यता इत्यादि, इन सभी को सील गुण कहते हैं। तो 2 हमारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को एक्सप्लेन किया है। उसमें से पहले हैं आलपोर्ट, दूसरे कैटल। आलपोर्ट ने सील गुणों को 2 भागों में बांटा है। एक सामान्य सील गुण, ये अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। दूसरे व्यक्तिगत सील गुण, बहुत ही कम व्यक्तियों में मिलते हैं। आलपोर्ट ने सामान्य सील गुणों की अपेक्षा व्यक्तिगत सील गुणों पर अधिक बल दिया। उसने व्यक्तिगत सील गुणों को की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं, प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, गौड़ प्रवृत्ति। दूसरा कैटल। कैटल के अनुसार सील गुण 2 प्रकार के, सतही सील गुण, व्यक्ति का बाहरी व्यवहार, प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा आदि। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैटल ने व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF विधि या प्रश्नावली का उल्लेख किया है। तो ये पिछले साल कई बार पूछा गया है। 16 PF विधि किससे संबंधित है? तो वो व्यक्तित्व से संबंधित है। किसने दिया है इसे? कैटल ने। दूसरा स्त्रोत सील गुण। ये सील गुण व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं, जैसे मित्रता, शत्रुता। कैटल के अनुसार सील गुण का महत्व सतही सील गुण से अधिक होता है। स्त्रोत सील गुण का महत्व सतही सील गुण से अधिक होता है। सील गुणों की जानकारी के लिए कैटल ने कारक विश्लेषण नामक विधि का या सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा मांग सिद्धांत, नीड थ्योरी। तो पहली है मैस्लो का मांग सिद्धांत, दूसरा मुर्रे का मांग सिद्धांत। मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम मैस्लो, इन्हें मानवतावादी
मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न होती है। इसी प्रेरणा से व्यक्ति निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। तो इन्होंने प्रेरणा सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। मांग, तो मांग से प्रेरणा उत्पन्न होती है और प्रेरणा से ही व्यक्ति व्यवहार करता है। मैस्लो ने व्यक्ति की मांगों को 5 वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। बस यहीं से प्रश्न आता है। तो सबसे पहली है दैहिक मांग, दूसरी सुरक्षा मांग, तीसरी सामाजिक मांग, चौथी स्वसम्मान मांग, पांचवी आत्मसिद्धि मांग। दैहिक मांग सबसे निम्न स्तर की, उसके बाद उससे ऊपर स्तर की सुरक्षा मांग, फिर उससे ऊपर स्तर की सामाजिक मांग, फिर उससे ऊपर स्तर स्वसम्मान मांग और सबसे ऊपर स्तर आत्मसिद्धि मांग। तो स्तर सबसे ऊपर आत्मसिद्धि, सबसे नीचे दैहिक मांग। तो दैहिक मांग मतलब जैसे भोजन, पानी, निद्रा इत्यादि। सुरक्षा मांग शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, विशेषकर छोटे बच्चों में इस तरह की मांगे ज्यादा होती हैं। सामाजिक मांगे स्नेह, संबद्धता। स्वसम्मान मांग स्वाभिमान, स्वतंत्रता। आत्मसिद्धि मांग स्वयं की क्षमताओं को महत्व दिया जाए। इसके बाद है हेनरी मुर्रे का मांग सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्तित्व में 4 प्रेरकों की भूमिका होती है। नंबर 1 तनाव। व्यक्ति सदैव अपने व्यवहार से खुद के तनाव को समाप्त करने का प्रयास करता रहता है। व्यक्ति का तनाव उसे क्रियाशील बनाता है। दूसरा मांग, व्यक्ति की मांग ही उसके तनाव का कारण है, मुर्रे ने कहा है। मुर्रे ने 28 मनोजनिक और 12 दैहिक मांगों का उल्लेख किया है। तीसरा नंबर दबाव। अपने मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वयं में दबाव उत्पन्न करता रहता है। यही दबाव उसे क्रिया करने पर मजबूर करता है। नंबर 4 थीमा। थीमा क्या है? यह मांगों व दबावों के बीच की अंतःक्रिया है। ये मांगों व दबाव के बीच का पारस्परिक संबंध भी है। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां 3 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड। दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। नंबर 3 प्रक्षेपीय विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ विधियों में नंबर 1 अवलोकन आता है, नंबर 2 साक्षात्कार आता है, नंबर 3 जीवन इतिहास विधि आती है। वस्तुनिष्ठ विधि में निर्धारण मापिनी, प्रश्नावली या परिसूची, परिस्थिति परीक्षण। प्रक्षेपी विधियों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शब्द साहचर्य, रोषामसी, प्रासंगिक अंतर्बोध और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये चारों की चारों प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं? इन विधियों में व्यक्तित्व को मापने के लिए चित्रों, आकृतियों आदि को दिखाया जाता है। प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। अचेतन मन के अध्ययन के लिए ये विधियां उपयोगी होती हैं। तो प्रक्षेपी विधियां नंबर 1 पहली प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, से TAT कहते हैं। मार्गन और मुर्रे ने इनको बनाया है, ये पूछा गया है पिछले सालों में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट विलियम स्टर्न ने बनाया हुआ है। बादलों के आकार के धब्बे दिखाए जाते हैं इसमें व्यक्तित्व को नापने के लिए। तीसरा रोषामसी परीक्षण, हरमन रोषा ने बनाया। स्याही के धब्बे दिखा करके व्यक्तित्व को मापने की कोशिश की जाती है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है 16PF विधि। ये कैटल ने दी है। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। कैरियर का चुनाव करने के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो व्यक्तित्व में इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लेंगे। 8 से 10 सवाल बच्चे हैं। ओके, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।